देखो प्रश्न पत्र हल करेंगे आज हम पार्ट 2 का जो हमने टेस्ट लिया है वो। तो ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं यूं ही जैसे पहले लिखा है मैंने वैसे लिखूंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आज सिर्फ बोलूंगा और आप लोगों को अपने आंसर मिलाने हैं, उनको आंसरों को मिलाने हैं और ईमानदारी से नंबर देने हैं अपने को। तो जो आज का हमारा टेस्ट था वह कितने नंबर का था? 20 नंबर का था। कितने नंबर का? 20 नंबर का, 20 अंक का है। उसमें 12 प्रश्न 1 से लेके 12 प्रश्न नंबर तक प्रश्न तक 1 अंक और 13, 14, 15 और 16 2 अंक के प्रश्न है। तो इस हिसाब से आपको नंबर देने हैं, यानी 1 से 12 तक 1 अंक और 13, 14, 15, 16 2 अंक के हैं। तो उसी हिसाब से आपको आंसर देने हैं और उसी हिसाब से इनको नंबर देने होते हैं। यानी 1 नंबर का है तो उतना ही आंसर लिखे, ये नहीं कि आपने 1 पेज भर दिया है उसमें। अब हम देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न है हमारा, जनजातियों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? यानी जनजातियों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो मैं कुछ पॉइंट बोल रहा हूं, उनमें से कौन सा भी हो आपका वह सही होगा। कोई 2 लिखना था आपको, कोई 2 कारण लिखने हैं। जनजातियों की अर्थव्यवस्था का आधार खाद्य संग्रहण, आखेट, घुमक्कड़, पशुचारण, आदिम ढंग के निर्वहन कृषि, यानी आदिम तरीके से की जाने वाली निर्वहन कृषि, ये प्रमुख इसके अर्थव्यवस्था के कारण है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, संग्रहण, आखेट, घुमक्कड़ जीवन और पशुपालन और निर्वहन कृषि, आदिम निर्वहन कृषि, ये इसका आंसर होगा। अगर इसमें से कोई भी 2 पॉइंट है तो 1 नंबर दीजिए, अगर 1 सही है तो आधा नंबर दीजिए। दूसरा प्रश्न, उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल की प्रमुख जनजाति का नाम लिखिए। यानी उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है प्रमुख रूप से? तो उसमें कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, हार्पून क्या है? तीसरा प्रश्न है, हार्पून क्या है? जो एस्किमो लोग होते हैं वे क्या करते थे? हार्पून से शिकार का कार्य करते थे। तो हार्पून क्या है? हार्पून में आपको लिखना है, हार्पून सील मछली के शिकार के लिए काम में लिया जाता था। यह लंबा भालानुमा हथियार जो रस्सी से बंधा हुआ होता था, यानी यह लंबा होता था और रस्सी से बंधा हुआ होता था, और इसकी लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। यानी एस्किमो जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। तो एस्किमो जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है एन्यूट। क्या है? एन्यूट। एन्यूट। तो इस भाषा का प्रयोग करते हैं वे बोलने में। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है अपना, बेचुआनालैंड कहाँ स्थित है? यानी बेचुआनालैंड कहाँ स्थित है? तो इसमें अगर किसी ने अफ्रीका भी लिखा है तब भी सही है, और अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है बेचुआनालैंड। अगर ऐसा लिखा है तभी भी वह सही माना जाएगा। यानी 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है बेचुआनालैंड। यहाँ पर बुशमैन जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। अगला प्रश्न है 6ठे नंबर का, शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन व आभूषण के लिए कौन सी जनजाति प्रयोग करती है? तो कौन सी करती है उसका प्रयोग? बुशमैन जनजाति करती है। बुशमैन बड़े पशुओं का शिकार
बताइए, बुशमैन जनजाति बड़े पशुओं का शिकार कैसे करती है, कोई 2 तरीके बताइए। तो मैं यहाँ पर कुछ तरीके बता रहा हूँ आपको। यह शिकार को कीचड़ में फंसाकर, पहला। दूसरा, फंदे में फंसाकर, यानी कोई फंदा होता है जैसे फांसी दी जाती है वैसे फंदा पाँव या किसी को बांधकर, गड्ढों में गिराकर या विषाक्त जल पिलाकर। ऐसे 4 प्रकार है, उनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो आप। भीलों के बड़े गांवों को क्या कहते हैं? भीलों के बड़े गांवों को पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। यानी 8वें प्रश्न का क्या आंसर है? पाल। और छोटे समूहों को क्या कहता है? फला। और बड़ों को पाल। छोटे समूह को फला और बड़े को पाल कहा जाता है भीलों में। अगला प्रश्न है, दापा क्या है? दापा क्या है? कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है? दापा। यानी जैसे वर पक्ष को कन्या के पक्ष वालों को, कन्या के घर वालों को क्या देना होता है? पैसा देना होता है, उसे क्या कहा जाता है? दापा कहा जाता है। यानी कन्या का मूल्य होता है। और किसे दिया जाता है? कन्या के घर माता पिता पक्ष वालों को दिया जाता है, वर पक्ष की तरफ से। उसे क्या कहेंगे? दापा कहेंगे। यानी कन्या मूल्य देना पड़ता है, उसे क्या कहेंगे? दापा कहेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। गौंड जनजाति के 2 मुख्य खाद्यान्नों के नाम लिखिए। तो गौंड जनजाति के मुख्य खाद्यान्न गोदू व कुटकी है। क्या है? गोदू व कुटकी है। तो प्रमुख खाद्यान्न है गोदू व कुटकी। प्रश्न 11 है, एस्किमो के जीवन यापन में सील मछली के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो एस्किमो जनजाति है, उसमें सील मछली का मुख्यतः 6 प्रकार से उपयोग लिया जाता है। तो सील मछली उनके जीवन यापन के लिए बहुत सहायक है। तो सील मछली का उपयोग वे किस किस प्रकार से लेते हैं, उनमें से 2 बताने हैं आपको। तो पहला, सील से खाने के लिए मांस क्या प्राप्त होता है? मांस प्राप्त होता है सील मछली से। कपड़े बनाने के लिए खाल प्राप्त होती है। तंबू बनाने के लिए खाल प्राप्त होती है। ईंधन के लिए चर्बी प्राप्त होती है। स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियां प्राप्त होती है। और धागे के रूप में तौत प्राप्त होती है। ऐसे इसके 6 फायदे या प्रकार है जो उनको उपयोगी बनाते हैं। सील मछली के 6 प्रकार है, इसमें से 2 आपको लिखने हैं। यानी मांस मिलता है इनको, कपड़े बनाने के लिए खाल मिलती है, तंबू बनाने के लिए खाल मिलती है, ईंधन के रूप में चर्बी मिलती है, स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डी यहाँ मिलती है, और धागे के रूप में तौत मिलता है, प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। गौंड जनजाति में पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? तो देवारी नाम से जाना जाता है। पुजारी और पुरोहित दोनों को देवारी नाम से जाना जाता है। पुजारी और पुरोहित कुछ भी आए उसे किस नाम से जाना जाता है? देवारी नाम से जाना जाता है। एस्किमो। और अब हमारे बड़ा प्रश्न आता है आपके, तो बड़े प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है आपको, ये मैं चाहता हूं आप इस प्रकार से हल करें। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। एस्किमो और बुशमैन जनजाति की तुलना निम्नलिखित मंदों के अंतर्गत कीजिए। तो हम एक तरफ लिख लेंगे एस्किमो, दूसरी तरफ लिख लेंगे बुशमैन। अब ये क्या पूछ रहा है इसमें? निवास गृह और वस्त्र। तो
अंतर लिखना है आपको। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले एस्किमो लिख दिया, एस्किमो में निवास कर और वस्त्र, वह भी सही माना जाएगा, पर प्रभावी तरीका कैसे होगा, ये होगा आपका। तो आपको मैं चाहता हूं ऐसे आंसर दो आप। तो इसमें हम इसके आंसर देखते हैं। बुशमैन एस्किमो जनजाति के निवास गृह, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो इसमें आधा और आधा ये है, आधा और आधा ये है, यानी 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो छोटे आंसर देना है, हो सकता है ये बड़े रूप में पूछ लिया जाए आपसे। तो एस्किमो के निवास, इनके मकान बर्फ, पत्थर और हड्डियों तथा खालों से बने होते हैं, यानी इनके निवास गृह की क्या विशेषता हुई, बर्फ, हड्डियों और खालों से बने हुए होते हैं। शीतकाल में बर्फ के मकान को, जो बर्फ से बना हुआ होता है, उसे क्या कहेंगे, इग्लू कहते हैं। 5 से 6 फीट भूमिगत में 2 से 3 फीट ऊपर उठे लकड़ी में हेवल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहा जाता है। किसमें, एस्किमो जनजातियों में। इसके प्रवेश द्वार एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा होता है। ग्रीष्मकाल में शिकार के दौरान ये लोग अस्थायी तंबुओं में निवास करते हैं। अब हम देखें बुशमैन जनजाति के निवास में क्या अंतर है। ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। किन में लेते हैं, चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं, और वह बर्फ के घर या फिर खुले में निवास करते हैं ग्रीष्मकाल में, खुले में। और ये किससे बनाते हैं, अपने जो भी घास फूस टहनियों से वो बनाते हैं, गुंबदाकार झोपड़ियां होती है। उसमें लोग अल्पकालीन गांव बर्फ में लगभग 8 से 10 झोपड़ियों में निवास करते हैं। अब एस्किमो जनजाति के वस्त्रों की बात करते हैं। एस्किमो जनजाति के वस्त्र मुख्यतः कैरिबो की खाल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कैरिबो की खाल से बने हुए होते हैं। यह सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, यानी ये ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं, इस वजह से इन्हें अधिक गर्म रहने वाले वस्त्रों की आवश्यकता होती है। ये द्रव्य बालू के सुमर से भी वस्त्र बनाए लेते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य स्त्रियां करती है। कौन करती है, स्त्रियां करती है। स्त्री व पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान ही होते हैं। एस्किमो जर्सी नुमा भाएदार वस्त्र पहनते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, तिम्याक बोला जाता है। और हम बात करें बुशमैन जनजाति के वस्त्रों की। बुशमैन में वस्त्र बहुत कम होते हैं, यानी ये कौन से प्रदेशों में रहते हैं, गर्म प्रदेशों में, उष्ण प्रदेशों में, इस वजह से वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है इन्हें। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं। क्या पहनते हैं, लंगोट पहनते हैं। स्त्रियां सामने में पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रन लटकाकर पहनती है, जो इन्हें अपने बच्चे को रखने और कुछ संग्रहण करते हैं, पत्ते तो कुछ भी, तो उनको भी रखने के लिए सहायक होती है। इस प्रकार से इनके ये वस्त्र होते हैं और निवास गृह होते हैं। यानी एस्किमो लोग बर्फ के घरों में निवास करते हैं और ग्रीष्मकाल में खुले में निवास करते हैं। ये लोग उष्ण प्रदेशों में निवास करते हैं, इस वजह से झोपड़ियों में निवास करते हैं, और 8-10 लोग झोपड़ियों की संख्या होती है इनकी। ये पूरा ढक रखते हैं, ये बहुत कम ढक पाते हैं, क्योंकि ये उष्ण प्रदेशों में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। भील जनजाति के आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने से आए परिवर्तनों की समीक्षा कीजिए। तो भील जनजाति जो है आधुनिक जीवन है उसके संपर्क में आने से उनकी वेशभूषा यानी जो पहनाव है उसमें परिवर्तन आया है, बोलचाल में परिवर्तन आया है, उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आया है। इस प्रकार से अनेक परिवर्तन आए। वर्तमान में भीलों का संपर्क शहरी क्षेत्रों से होने के कारण यह चतुर व चालाक हो गए हैं। अब भील बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। युवा वर्ग मेहनत मजदूरी करने लगे हैं। बाह्य
आने से बदलाव आए हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न 2 ही नंबर का है। अगर ज्यादा नंबर का हो तो हम और भी बड़ा प्रश्न उत्तर दे सकते हैं इसमें। आगे है प्रश्न संख्या लास्ट, विश्व के निम्नलिखित जनजातियों के निवास क्षेत्र के नाम लिखिए। तो पहली जनजाति है हमारी एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र वैसे तो हमने देखा था ठंडे प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश यानी आर्कटिक प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश है, पर यहाँ पर निवास स्थान पूछा है और प्रश्न पड़ा है तो इसका थोड़ा सा उल्लेख कर देते हैं। अलास्का हमने देखा है कि कहाँ पर है, अमेरिका और कनाडा के इस तरफ। अलास्का से बेरिंग जलडमरू मध्य यानी रूस और अमेरिका के मध्य एक संधि और रखी है, उसे क्या बोलते हैं, बेरिंग जल संधि, डमरू मध्य संधि कहा जाता है। इसका देशों के हिसाब से देखें तो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया में ये निवास करते हैं। यानी अलास्का, कनाडा, उत्तरी साइबेरिया और ग्रीनलैंड में निवास करते हैं। या भौगोलिक क्षेत्र लिखे हम तो टुंड्रा प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश में निवास करते हैं। दूसरा है बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र। बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र मैंने अभी आपसे छोटे प्रश्न में भी पूछा है। यह अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करते हैं। अब इसे हम देखें मुख्यतः तो ये कहाँ निवास करते हैं, कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करते हैं। इसमें प्रमुख देश दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला देश में निवास करते हैं। ये अगर देश भी पूछा जाए आपसे। अगला है भील जनजाति। तो भील जनजाति कहाँ निवास करती है, भारत में पाई जाती है। तो भारत में विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा की पहाड़ियों, अरावली आदि क्षेत्रों में निवास करती है। अब हम अगर राज्यवार देखें तो मुख्यतः 4 राज्यों में निवास करती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में निवास करती है भील जनजाति। गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र देखें हम तो गोंड जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा व असम में निवास करते हैं। जैसे गोंड सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उस पर निवास करते हैं। मेघाल श्रेणियां, सोन देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर पठार आदि इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब फिर मिलेंगे जब अगला पार्ट का टेस्ट होगा आपका, शीघ्र ही अगले पार्ट का टेस्ट लिया जाएगा, पार्ट नंबर 3 का। तो इसी प्रकार से आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं और इसमें जितने जिस भैया बहन को